तो एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो आपके लिए। अर्थशास्त्र का पेपर, किसका? अर्थशास्त्र का पेपर। और यहाँ पर आपके लिए देखिए पूरा पेपर आपका 329 भी है और 2025 के मॉडल पेपर आधारित आपका प्रश्न होगा। आदर्श मॉडल पेपर होगा, इसको आप जरूर पढ़कर जाएंगे। यहाँ से आपके प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक 100 नंबर का आपका होने वाला है, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, सभी लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो इसमें आपको ध्यान दीजिए किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। किसका? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? तो उसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। किसका? राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या होता है? जिसमें उत्पादन, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा एक बार ऑप्शन आपका उल्टा सीधा हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास इसमें करूंगा आपका। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए उत्पादन की दृष्टि दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें जिसमें आपका क्या होता है? उत्पादन के परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर किसके किसके हस्ताक्षर होते हैं आपको ये बताना है। तो 1 रुपए के नोट पर अगर आपको देखेंगे तो उसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय शून्य हो तो उसका उपभोग स्तर क्या होगा? वह न्यूनतम होगा, मतलब बहुत कम से कम होगा, ठीक है ना। बहुत ही कम से कम होगा, ठीक है। आप ये कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। मजदूरी होती है, मजदूरी क्या होती है? अस्पष्ट लागत होती है। क्या होती है? अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत आपकी होती है, ठीक है। शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद एनडीपी आपका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? जीडीपी मूल्य ह्रास आपका होता है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऋण वसूली आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है? तो ऋण वसूली आपका हो जाएगा। भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है। तो भारत सरकार के वार्षिक बजट की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। कितना होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है? आपको ये बताना है। तो वस्तुओं का आयात आपका हो जाएगा। वस्तुओं का आयात क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन व्यापार का संतुलन घटक? तो वस्तुओं का आयात आपका हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवाओं का निर्यात आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है? समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना है। ध्यान दीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है अर्थशास्त्र की वह शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार एवं प्रदर्शन का अध्ययन करती है। क्या करती है? जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार एवं प्रदर्शन का अध्ययन करती है, जैसे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास आदि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मांग से आप क्या समझते हैं? मांग के बारे में आपको बताना है। मांग देखिए, मांग क्या होती है? किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है, क्या है? किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर एक निश्चित समयावधि में क्रय करने के लिए तैयार और सक्षम होता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का अर्थ समझाना है आपको। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोग के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं आदि आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में क्या अंतर होता है? आपको ये बताना। तो राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल शुद्ध मूल्य होता है, जबकि निजी आय क्या होती है? देश में निवासियों द्वारा अर्जित कुल क्या होती? आय होती है, जिसमें सरकारी हस्तांतरण भुगतान भी शामिल होते हैं, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे, देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, एन एन पी जिसे आप कहते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी से
पूंजी ह्रास यानी क्या हो जाएगा, डिप्रेसिएशन घटाने के बाद प्राप्त किया गया मूल्य, यह किसी देश की उत्पादन क्षमता का अधिक यथार्थ मापन करता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए तीन प्रमुख विधियां हैं। पहली उत्पादन विधि आपका हो जाएगा, कुल उत्पादन का मूल्य जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करना। आय विधि यानी इनकम मेथड, लोगों को प्राप्त कुल आय के आधार पर गणना आपको करनी है। व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे तो उपभोग व निवेश व्यय के आधार पर गणना आपका हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। प्राकृतिक बेरोजगारी, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, वह बेरोजगारी होती है जो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से बनी रहती है, जो जैसे संघ क्या हो जाएगा, संघर्षात्मक आपका हो जाएगा, और संरचनात्मक बेरोजगारी या दीर्घकालिक आर्थिक संतुलन का हिस्सा होती है। ठीक है। कीन्स के प्रभावी मांग की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जॉन मेरार्ड कीन्स के अनुसार प्रभावी मांग यानी इफेक्टिव डिमांड जो होती है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग का वह स्तर है जो वास्तविक उत्पादन और रोजगार को निर्धारित करता है, या उपभोग और निवेश व्यय के योग से बनती है। यदि प्रभावी मांग कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, और यदि अधिक होती है तो उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की कीमत लोच की माप कैसे की जाती है, आपको ये बताना है। तो मांग की कीमत लोच की बात करेंगे तो यह मापने का एक तरीका है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है। यदि तो मांग लोचशील होती है, यदि तो अलोचशील, और यदि तो इकाई लोचशील होती है। आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। उत्पादन के क्षेत्र में अल्पकाल एवं दीर्घकाल की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो अल्पकाल की बात करेंगे, इसमें कुछ उत्पादन कारक स्थिर रहते हैं, जैसे पूंजी हो गया और भूमि हो गया, जबकि अन्य कारक जैसे श्रम हो गया परिवर्तनीय होते हैं। ठीक है। आगे दीर्घकाल की बात करेंगे, इसमें सभी उत्पादन कारक परिवर्तनीय होते हैं, जिसमें फर्म अपने उत्पादन स्तर को पूरी तरह से समायोजित कर सकती है। ठीक है ना। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, आपको ये बताना है। तो केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित और विनियमित करता है। यह उन्हें नगदी सहायता प्रदान करता है, मौद्रिक नीति निर्धारित करता है, और अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। सरकारी बजट के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। तो सरकारी बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: आर्थिक स्थिरता, मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित करना, आय एवं संपत्ति का न्यायसंगत वितरण, कर और सब्सिडी के माध्यम से असमानता यानी असमानता पर काम करना या कम करना, संसाधनों का दक्ष आवंटन, विभिन्न क्षेत्रों में उचित निवेश सुनिश्चित करना। रोजगार सृजन की बात करेंगे, सरकारी योजनाओं द्वारा अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। आर्थिक विकास की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते की विभिन्न मंदों का वर्णन कीजिए। चालू खाता की बात करेंगे, इसमें आयात निर्यात, सेवाओं का लेन देन जैसे पर्यटन बीमा, आय प्रवाह, मजदूरी लाभांश और एक तरफा हस्तांतरण, विदेशी सहायता प्रेषण शामिल होते हैं। पूंजी खाता की बात करेंगे, इसमें विदेशी पूंजी प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है। चित्र की सहायता से औसत राजस्व वक्र तथा सीमांत राजस्व वक्र के बीच संबंध को समझाइए। तो ध्यान दीजिएगा, औसत राजस्व वर्ग की बात करेंगे, ठीक है ना, जिसे AR कहते हैं, और सीमांत राजस्व जिसे आप क्या कहते हैं, MR के बीच संबंध इस प्रकार है। जब मांग वक्र नीचे की ओर ढलती हुई रेखा होती है तो MR वक्र जो होता है हमेशा AR वक्र से क्या होता है, नीचे होता है। यदि बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो AR और MR वक्र समान होते हैं। यदि अपूर्ण स्पर्धा हो तो MR और AR में से कम होता है, गिरता जाता है। चित्र में ध्यान इसको हटाइए, आप चित्र को हटा दीजिएगा। ठीक है। बेसिक उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो जाएंगे। दो सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय निर्धारण की व्याख्या कीजिए। किसमें? दो सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय निर्धारण की व्याख्या कीजिए। परिचय की बात करेंगे। दो सेक्टर मॉडल
एक सरल आर्थिक मॉडल है जिसमें केवल दो क्षेत्र होते हैं, उपभोक्ता क्षेत्र जो अपनी आय का उपभोग एवं बचत करते हैं, उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे जो उत्पादन करते हैं और उपभोक्ताओं को आय देते हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निर्धारण की बात करेंगे, यह मॉडल यादृच्छिक व्यय और यादृच्छिक आय के बीच संतुलन पर आधारित होता है। राष्ट्रीय आय y निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होती है, y बराबर c प्लस आई आपका हो जाएगा, जहां y क्या है, राष्ट्रीय आय है, और c क्या है, उपभोग व्यय है, और ध्यान दीजिएगा आई क्या है, निवेश व्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय उस स्तर पर संतुलित होती है जहां कुल व्यय जो होती है c प्लस आई कुल उत्पादन के बराबर होती है। देखिए, यदि c प्लस आई इज ग्रेटर देन वाई हो तो यदि आय बढ़ेगी क्योंकि मांग अधिक है, c प्लस आई इज लेस देन वाई हो तो आय घटेगी क्योंकि उत्पादन अधिक है। निष्कर्ष की बात करेंगे, दो सेक्टर मॉडल एक सरल तरीका है यहाँ समझने के लिए कि उपभोग और निवेश कैसे राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक मांग एवं न्यूनतम मांग की समस्याएं तथा सरकारी व्यय की भूमिका को लिखना है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपको अथवा वाला प्रश्न है आपका ये। ठीक है ना, अथवा में सब प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अधिकतम अत्यधिक मांग क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग बहुत अधिक हो जाती है तो यह मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती है। इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। क्या बढ़ने लगती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। न्यून मांग की बात करेंगे, डिफिशियंसी गैप की बात करेंगे, तो जब कुल मांग आवश्यकता से कम होती है तो यह मंदी उत्पन्न करती है। इसके कारण उत्पादन और रोजगार में कमी आती है। ठीक है, सरकारी व्यय की भूमिका की बात करेंगे, अत्यधिक मांग और नियंत्रित करने के लिए सरकार कर बढ़ा सकती है, सार्वजनिक व्यय कम कर सकती है, मौद्रिक नीति द्वारा ब्याज दरें बढ़ा सकती है। ठीक है ना, न्यून मांग को सुधारने के लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, सरकार निवेश बढ़ा सकती है, सब्सिडी और प्रोत्साहन दे सकती है, आपका ये हो जाएगा, सरकारी खर्चे में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तटस्थता वर्ग की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की विवेचना कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की विवेचना कीजिए। परिचय, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपने सीमित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। तटस्थता वक्र की बात करेंगे और बजट रेखा की बात करें, तटस्थता वक्र देखिए क्या होता है, आईसी जिसे आप कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व, यानी यह उन सभी बिंदुओं को दर्शाता है जिन पर उपभोक्ता को समान संतोष प्राप्त होता है। बजट रेखा की बात करेंगे, यह उपभोक्ता की क्रय शक्ति को दर्शाती है। संतुलन की स्थिति की बात करेंगे, उपभोक्ता तब संतुलन में आता है जब बजट रेखा किसी तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष में देखिए, तटस्थता वक्र सिद्धांत बताता है कि उपभोक्ता किस प्रकार अपनी आय का उपभोग इस प्रकार करता है कि उसे अधिकतम संतोष प्राप्त हो। अथवा में, अथवा प्रश्न ये भी है, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत का अर्थ आपको बताना है। कुल स्थिर लागत की बात करेंगे तो वे लागतें हैं, कुल स्थिर लागत क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे, टीएफसी जिसे कहते हैं, ये वे लागतें जो उत्पादन न होने पर भी बनी रहती हैं, जैसे किराया हो गया, मशीनों का मूल्य ह्रास हो गया, प्रबंधन व्यय आपका हो गया। कुल परिवर्तनशील लागत की बात करेंगे, ये लागतें उत्पादन के अनुसार बदलती हैं। ठीक है ना, जैसे कच्चा माल हो गया, मतलब जैसे उत्पादन आपका होगा तो ये बदलेंगे। ठीक है ना, श्रम व्यय आपका हो गया। कुल लागत की बात है, टोटल कास्ट की बात करेंगे तो कुल लागत का सूत्र देखिए टीएफसी प्लस टीवीसी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, आपका ये कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और देखिए, कुल मतलब कुल वेरिएबल यानी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत आपका होता है, टोटल कास्ट आपका होता है। ठीक है ना, टोटल कास्ट और टीवीसी का अंतर हमेशा टीएफसी के बराबर होता है। टीवीसी उत्पादन के साथ बढ़ती है जबकि टीएफसी स्थिर रहता है। टीसी का वक्र हमेशा टीवीसी के ऊपर रहता है और इसे बीच का अंतर स्थिर रहता है। विदेशी विनिमय दर पर संक्षिप्त टिप्पणी पर एवं निर्धारण की विवेचना कीजिए। विदेशी विनिमय दर की बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, यह वह दर होती है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। जैसे एक यूएसडी बराबर 43, मतलब $1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 43 रुपये भारत के लिए विनिमय दर आपका। विनिमय दर प्रकार, स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा तय की जाती है। लचीली विनिमय दर, यह देखिए बाजार की मांग और आपूर्ति पर, मतलब ध्यान दीजिएगा जो स्थिर विनिमय दर आपकी होती है वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि
आपका क्या हो जाएगा, स्थिर विनिमय दर आपका क्या सरकार द्वारा तय होती है, मतलब ये सरकार इसको तय, जैसे आपका जीडीपी हो गया, वो देखिए 5% 10% सरकार लेती है, तो वो आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये होता है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। तो ये आपका हो जाएगा निर्धारक के कारक की बात करेंगे, आयात और निर्यात का स्तर, विदेशी पूंजी निवेश, मुद्रास्फीति की दर, ब्याज दर। निष्कर्ष की बात करेंगे, विनिमय दर में बदलाव का सीधा प्रभाव किसी देश के व्यापार और विदेश के निवेश पर पड़ता है, ठीक है। अथवा की बात करें, अथवा में देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां, व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों एवं व्यय में भेद आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए राजस्व प्राप्तियां की बात करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करेंगे, वे सरकारी आय होती है जो नियमित रूप से प्राप्त होती है और सरकार पर कोई दायित्व नहीं बनाती। जैसे कर राजस्व आपका हो जाएगा इनकम टैक्स जीएसटी, गैर कर राजस्व आपका ये हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां की बात करें, कैपिटल रेसिप्ट्स की बात करेंगे, तो वे सरकारी आय होती हैं जो संपत्ति की बिक्री या ऋण से प्राप्त होती हैं। जैसे ऋण, विनिवेश, सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री आपका ही हो जाएगा। राजस्व व्यय की बात करेंगे, तो वे सरकारी खर्च होते हैं जो सामान्य प्रशासन, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर किए जाते हैं और इससे कोई संपत्ति नहीं बनती है। पूंजीगत व्यय की बात करेंगे, ये वे खर्च होते हैं जिनसे परिसंपत्ति बनती है या दीर्घकालिक लाभ मिलता है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का निर्माण, मशीनरी की खरीद, ऋण चुकौती। अंतर आपका हो जाए, अंतर देखिए, विशेषता राजस्व मंदी और पूंजी मंदी। देखिए विशेषता, देखिए इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलिए इतना लिख देंगे तब भी आपका नंबर मिलेगा। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो आप थोड़ा निष्कर्ष की बात, राजस्व और पूंजीगत मंदी किसी सरकार की वित्तीय नीति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।